विभा और सरिता के पति एक ही कंपनी में काम करते थे और उन दोनों की लगभग बराबर तनख्वाह थी। लेकिन विभा और सरिता के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ विभा का सामान्य रहन सहन था, वहीं सरिता बहुत ही हाई क्लास जीवन जीती थी। विभा को कभी समझ में नहीं आता था यह सब कुछ सरिता और उसके पति कैसे मैनेज करते हैं। विभा का बेटा जहाँ एक साधारण स्कूल में पढ़ता था, वहीं सरिता ने अपने बेटे को शहर के सबसे बड़े स्कूल में डाल रखा था, जिसकी फीस ही विभा और सरिता के पति की आधी तनख्वाह के बराबर थी। पता नहीं कैसे सरिता और उसके पति यह सब कुछ मैनेज कर रहे थे। जब भी सरिता और विभा की आपस में फ़ोन पर बातें होती, तो सरिता हमेशा यही बात बोलती कि मैं और मेरे पति बहुत अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं, इसलिए हमारा सारा काम इसी तनख्वाह में हो जाता है। विभा को सरिता की बातें कभी भी हजम नहीं होती थी, क्योंकि साधारण सी बात है, यदि कोई 50,000 रुपये कमाता है, जिनमें से 25,000 तो बच्चे के स्कूल फीस और बस के खर्च आदि में ही दे देता है, और बाकी के 25,000 में ऐश का जीवन जी रहा है, कोई कमी नहीं है, जो चाहिए वह सब कुछ खरीद रहा है, जहाँ मन वहाँ घूम रहा है, हर हफ्ते रेस्टोरेंट में खाना खाया जा रहा है, हर 6 महीने पर शहर के बाहर घूमने की प्लानिंग की जा रही है, घर में सारे सुख सुविधाओं के सामान आते जा रहे हैं, तो यह सब कुछ किसी मैनेजमेंट से नहीं होने वाला। सरिता यह रईसी का जीवन जीती थी और विभा से भी बोलती थी ऐसा करने को, और जब विभा बोलती थी मेरा बजट इसके लिए मंजूरी नहीं देता, तो सरिता उसे बस यही ताना मारती थी कि तेरे और मेरे पति तो बराबर सैलरी पाते हैं, तो मेरा बजट कैसे हो जाता है, यह सब तुम लोगों के मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है। तो विभा कुछ भी नहीं बोलती थी, पर अंदर ही अंदर विभा जानती थी कि सरिता के हाथ कोई बड़ा माल लग गया है, जिससे का वह उपयोग कर रही है, और उसी का ताना वह विभा को मारती रहती है। विभा सरिता से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करती थी, क्योंकि सरिता हर वक्त अपने अमीरी के घमंड में डूबी रहती थी और खुद को दुनिया की सबसे अमीर औरत समझती थी। उसे जो चाहिए होता था वह तुरंत ले लेती थी और फिर फ़ोन करके विभा को बताती थी, और साथ ही यह भी बोलना नहीं भूलती थी कि पता नहीं तुम लोग कैसे नहीं ले पाए, जबकि तुम्हारा बेटा भी अभी छोटे स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारे कोई खर्च भी नहीं है, फिर भी पता नहीं तुम्हारे पैसे कहाँ जाते हैं। और विभा कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि उसे पता था सरिता से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब विभा और सरिता के बेटे 12वीं क्लास में आ चुके थे। विभा ने अपने बेटे के लिए एक साधारण सा कोचिंग चुना, और वहीं सरिता ने अपने बेटे को शहर के सबसे महंगे कोचिंग में डाला और विभा के ऊपर जोर डालना शुरू किया। पागल हो क्या, बच्चों के भविष्य के लिए खर्च तो करना ही पड़ता है। जिस कोचिंग में मैंने अपने बेटे को डाला है, उसमें अपने बेटे को डालो। अब नहीं खर्चा करोगी तो कब करोगी, सारे पैसे बचाकर क्या करोगी। विभा को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था। विभा ने बोला, पैसे कहाँ है मेरे पास, कितनी तनख्वाह है तुम भी जानती हो, पता नहीं तुम कैसे मैनेज करती हो। सरिता ने विभा से बोला, देखो बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन विभा ने बोला, भविष्य का सवाल है तो क्या हम सड़क पर भीख मांगने लगे। जिस कोचिंग में तुमने बच्चे को डाला है 5 लाख रुपए उसकी फ़ीस है, कहाँ से लाऊं मैं 5 लाख रुपए, मेरे पास नहीं है। और क्या यहीं पर बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, अभी तो बच्चे बस 12वीं में है, असली पढ़ाई तो अब शुरू होगी, तब मैं पैसे कहाँ से दूंगी। तो सरिता ने बोला, तो मैंने 5 लाख रुपए कहाँ से दिए, आखिर एक ही नौकरी तो करते हैं तुम्हारे और मेरे पति। तो विभा ने बोला, वह तुम जानो, मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है 12वीं की कोचिंग में देने के लिए। इसके कुछ दिनों बाद ही विभा और सरिता के पति दोनों की बाइक खराब हो रही थी। दोनों को नई बाइक खरीदनी थी। विभा के पति ने तो नई बाइक खरीदी, वह भी किस्तों पर, लेकिन वहीं सरिता के पति ने कार खरीद ली। विभा और उसके पति को लगता था कि इतना खर्चा आखिर वह करते कहाँ से है, अच्छे से अच्छा आदमी भी पागल हो जाए। लेकिन सरिता और उसके पति को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। घर भी उन्होंने महल जैसा सजा रखा था, हर महंगी चीज़ उनके घर में सजावट के रूप में रखी थी। घर में जितनी सुख सुविधाएं होनी चाहिए वह सब था, कुछ भी कहीं कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके घर में। कुछ न कुछ दाल में तो काला जरूर था, पर विभा और उसके पति को कभी कुछ समझ में नहीं आता था। यह सब तो ठीक था, लेकिन बात बात पर सरिता जो विभा को ताना मारती रहती थी कि तुम लोगों का मैनेजमेंट सही नहीं है, इसलिए तुम लोग कुछ भी काम नहीं कर पाते, हम तो उतनी ही तनख्वाह में सब कुछ कर लेते हैं। इस बात से विभा को बहुत गुस्सा आता था। पता नहीं सरिता खुद को क्या समझती थी, लेकिन विभा उससे कहीं ज़्यादा होशियार थी और बहुत ही हिसाब से अपना घर चलाती थी। कभी कभी तो विभा को लगता था सरिता का नंबर ही ब्लॉक कर दे, और सरिता विभा को बात बात पर ताना मारती थी ताकि विभा अपने पति से लड़ाई करे। लेकिन विभा बहुत ही समझदार थी,
उसे पता था सरिता के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। इतना सब तो ठीक था, पर अब सरिता ने 50 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीद लिया, वह भी कैश देकर। और विभा से बोला, देखो इतने सालों में मैंने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि अब मैंने कैश देकर ही फ्लैट खरीद लिया। जो बात कहीं से भी हजम करने के लायक नहीं थी, फिर भी विभा ने कुछ नहीं बोला। बल्कि विभा को तो पता ही था सरिता को कोई गड़ा खजाना हाथ लग चुका है। जितने सरिता के खर्चे थे कि सैलरी से तो पूरे नहीं हो सकते थे, और उसके बाद 50 लाख रुपए जोड़कर कैश देकर फ्लैट ले लेना, या तो कहीं से भी हजम होने वाली बात ही नहीं थी। लेकिन फिर भी विभा ने चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि बहस करके भी क्या फ़ायदा था। सरिता के नए फ्लैट में गृह प्रवेश की पूजा थी। विभा और उसके पति को भी जाना था। सरिता ने अपने मायके और ससुराल से भी काफ़ी रिश्तेदारों को बुलाया था, और साथ में अपने जानने वालों को भी। विभा और उसके पति भी नए फ्लैट की पूजा में पहुंचे, और फ्लैट की सजावट देखकर विभा और उसके पति के तो होश ही उड़ गए। एक तो 50 लाख रुपए का फ्लैट, ऊपर से इतना महंगा इंटीरियर करवाया गया था कि 5 लाख रुपए से कम तो नहीं लगे होंगे, और अभी पार्टी में इतना खर्चा। विभा का पति विभा के कान में बोल रहा था, पता नहीं यह इतना खर्चा कहाँ से करता है। इतना खर्चा तो हमारी कंपनी का जीएम भी नहीं करेगा। भगवान जाने कौन सा खजाना इसके हाथ लग गया है। हर बार की तरह सरिता ने अपनी आदत के अनुसार विभा को ताना मारना शुरू कर दिया। उसने यह भी नहीं देखा कि इतने मेहमान हैं, और हंसी हंसी में बोलने लगी, यह विभा है और इसके और मेरे पति की बराबर सैलरी है, पर पता नहीं इनका मैनेजमेंट कैसा है। न इन्होंने अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाया, न ही बड़े कोचिंग में डाला, और न ही बड़ा घर खरीद पाए हैं। और मुझे देखो, हमने इतनी सैलरी में कितना कुछ कर लिया। यह सब मैनेजमेंट की वजह से होता है, और मेरे पति का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। कहकर सरिता जोर जोर से हंसने लगी। विभा को बहुत जोर का गुस्सा आया। अकेले में तो ठीक था, अब सरिता की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि पब्लिक में भी उसकी बेइज्जती करने लगी। आज विभा भी चुप रहने वाली नहीं थी। उसने भी जोर से बोला, बिल्कुल, सरिता जी के पति का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। आज मैं आपको उनके पति का मैनेजमेंट बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी उनका मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत है, तभी तो इतना कुछ कर पाएंगे। वैसे तो कोई अपनी तनख्वाह नहीं बताता, लेकिन मैं बताती हूँ। मेरे पति और सरिता जी के पति दोनों की तनख्वाह 50,000 रुपये महीना है, और अब मेरा मैनेजमेंट तो ख़राब है, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। इसलिए हमारे पास कोई भी सेविंग नहीं होती, ना ही कोई बड़ा काम हम कर पाते हैं, ना ही अपने बच्चे को बहुत बड़े स्कूल में डाल पाए। अब इसी 50,000 की तनख्वाह में आप सरिता जी और उनके पति का मैनेजमेंट देख लीजिए, और साथ ही सीख भी लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सरिता जी के हाथ में महीने के 50,000 रुपये आते हैं, जिनमें से 25,000 रुपये उनके बेटे की स्कूल की फ़ीस और बस की फ़ीस में चली जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन करवा रखा है। आप लोगों को तो पता ही होगा। अब बचे 25,000 रुपये, तो चलिए उनका भी मैनेजमेंट देख लिया जाए। तो 25,000 रुपये में से 5,000 रुपये का राशन तो आता ही होगा, 3,000 रुपये बिजली के बिल, और 3,000 रुपये पेट्रोल के पैसे, और 3,000 घर में काम करने वाली दाई के पैसे, और 1,000 रुपये गैस सिलेंडर के, और 2,000 रुपये दूध के, और 2,000 रुपये सब्जियों के, और 1,000 रुपये फल के, और 2,000 मोबाइल और वाईफाई के रिचार्ज के, 500 रुपये पेपर वाले के बिल के, 500 रुपये केबल वाले के, 500 रुपये साबुन शैम्पू के, हो गए पूरे 24,500 रुपये। अब बचे 500 रुपये, तो उन 500 रुपये का मैनेजमेंट भी देख लिया जाए। उन 500 रुपये से सरिता जी का मेडिकल इंश्योरेंस, LIC, FD तीनों चीज़ें कवर हो जाती है। उसके बाद हर संडे को होटल में खाना भी हो जाता है। महीने में 2-4 सूट भी खरीद लिए जाते हैं। कहीं घूमना फिरना भी हो जाता है। मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखना भी हो जाता है। ब्यूटी पार्लर का खर्चा भी निकल जाता है। किटी पार्टी भी हो जाती है। घर के सामान भी आ जाते हैं। बैंक में अच्छी खासी सेविंग भी हो जाती है, जिससे कि बच्चे की 5 लाख रुपए की ट्यूशन फीस आसानी से दी जा सके, और घर में एक से एक महंगे सामान भी आ जाते हैं। कार भी खरीद ली जाती है, और सबसे बड़ी बात, कैश 50 लाख रुपए देकर इतना बड़ा घर भी खरीद लिया जाता है। यह सब उन 500 रुपये के सेविंग का कमाल है, क्योंकि सरिता जी का मैनेजमेंट कमाल का है। विभा का पति इशारों में विभा को चुप रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन विभा आज चुप होने वाली नहीं थी, क्योंकि सरिता ने आज सारी हदें पार कर दी थी। सरिता का पति तो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, पर कुछ नहीं कर सकता था। आज विभा ने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। यह सब कुछ नहीं होता यदि सरिता फालतू की बकवास नहीं करती।
लेकिन सरिता अपने घमंड में चूर थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जो दो देखकर ही सामान्य नहीं लगता, उसे बार बार यह बोलना कि यह सब हमारे मैनेजमेंट का कमाल है, कौन यकीन करेगा। चलिए, सरिता को आईना दिखाना भी जरूरी हो चुका था। विवाह अभी तो यह सब कुछ बोल ही रही थी कि सरिता की भाभी बोल पड़ी। इनका यह जो मैनेजमेंट है ना, वह अपने भाई के हक और हिस्सा मारकर बन रहा है। हमारी सासू माँ का बस चले तो हम जिस घर में रहते हैं उसे भी वह बेचकर अपनी बेटी के शौक पूरे कर दे। लेकिन मजबूरी यह है कि वह घर मेरे पति के नाम पर है, इसलिए वह घर यह बेच नहीं पा रही है। उसके अलावा उन्होंने सब कुछ लगभग बेच ही दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि उनका एक बेटा बहू और पोते पोतियाँ भी है, और सिर्फ अपनी बेटी दामाद और नाती ही उन्हें दिखते हैं। आपको तो पता ही होगा, मेरे ससुर जी सरकारी नौकरी में थे और उनकी अच्छी खासी पेंशन आती है। लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि हमारी सासू माँ का एटीएम कार्ड वह नहीं बल्कि उनकी बेटी ऑपरेट करती है, और ससुर जी की सारी पेंशन का इस्तेमाल उनके बेटी और दामाद करते हैं, ना कि उनकी पत्नी। सरिता की भाभी को उसका पति और सास इशारों में चुप रहने के लिए बोल रहे थे, लेकिन सरिता की भाभी भी आज चुप रहने वाली नहीं थी, और उसने भी अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी और बोला, अब जब कुछ बचा ही नहीं तो मेरे चुप रहने का क्या फ़ायदा। मुझे क्या मिलने वाला है। मेरा हक और मेरा हिस्सा और मेरे बच्चों का हक और हिस्सा तो इन्होंने मार ही लिया। मैं तो आज यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, पर ज़बरदस्ती करके मुझे यहाँ लाया गया है। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आई, कम से कम इसी बहाने अपनी ननद की पोल पट्टी तो खोल पाई, जो कि बहुत ज़रूरी थी। अब मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक़ नहीं, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर इस औरत से बहुत ही घृणा हो चुकी है, और अपने सास से भी, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी और दामाद के बारे में सोचती है, ना कि बेटे और बहू के बारे में। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। सरिता की भाभी ने बोला, उम्मीद होगी आप लोगों को सरिता और उसके पति का सारा मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा, और आधा मैनेजमेंट विभा जी ने समझा ही दिया है, आधा मैंने समझा दिया, और यह मैनेजमेंट समझाने का सौभाग्य भी हमें सरिता की मेहरबानी से ही प्राप्त हुआ है। ना यह ताना मारती और अपना घमंड दिखाती, और ना ही हम यह सब कुछ आपको समझा पाते। लेकिन अच्छा ही हुआ, कम से कम आप लोगों को कैसे मैनेजमेंट करके पैसे बचाने हैं और अपने बड़े बड़े शौक पूरे करने हैं, यह बात तो समझ में आ ही गई होगी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कहकर सरिता की भाभी वहाँ से चली गई। विवाह को भी अब वहाँ रुकने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि माहौल तनावपूर्ण बन चुका था। विवाह ने भी अपना बैग उठाया और चुपचाप बाहर निकल गई। सरिता और उसके पति जड़ होकर वहीं पर खड़े थे।